मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने देखिए बताया हुआ है कि कब आपका एग्जाम होने को है। मैंने उस पर अपना एक महत्वपूर्ण वीडियो दे रखा है डियर, और वो देखिए जो प्रयागराज जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रयागराज के बारे में, वहां से पूरा वो नोटिफिकेशन है आप लोगों का, और वो उसी समय पर आपका एग्जाम होना है। ये एकदम आप लोग कंफर्म रखिएगा। फरवरी में आपका एग्जाम हर हाल में हो जाएगा, और प्री बोर्ड का जो पेपर है आप लोगों का देखिए, वो जनवरी के लास्ट में और फरवरी के स्टार्टिंग में वो समाप्त हो जाएगा। तो समय बिल्कुल भी नहीं है, जनवरी में आपका एकदम हर हाल में प्री बोर्ड होना है, कंफर्म एकदम है। तो समय बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों के पास। नवंबर दिसंबर का समय है, जिसमें नवंबर आप लोग का फेस्टिवल में बीत जाएगा, तो प्री बोर्ड के लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा। उसके बाद तुरंत आप लोग का आ जाएगा बोर्ड। तो डीजे सर चैनल के साथ जुड़कर तैयारी करिए जबरदस्त तरीके से। और बोर्ड परीक्षा का देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है 2022-23 का, ठीक है। तो इस पेपर को ध्यान से देख लीजिए, ये पेपर आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है, क्योंकि पिछली बार कई जगहों पर का ये पेपर ऑलरेडी ये गया हुआ पेपर है। मेन पेपर की, ओरिजिनल पेपर की आप लोगों के साथ बात की जा रही है। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग को पूरा देखना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस महत्वपूर्ण सेशन को हम लोग स्टार्ट। और थोड़ा सा यदि वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। देखिए, पहले यहाँ पे स्टार्ट जो होता है आप लोगों का क्या है, बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला से स्टार्ट होता है खंड अ में। ये पहला प्रश्न देखिए आप लोग क्या है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था। बहुत ही महत्वपूर्ण ये नाम देख रहे हैं डिस्टेंस जो आप लोग का, यहाँ पर नेपोलियन जो नाम दिख रहा है, तो इनका पूरा नाम जानते हैं आप लोग कि नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है ना। इनको देखिए पूरा नाम अगर कहा जाए तो नेपोलियन दी बोनापार्ट, ठीक है। यहाँ पर इनके बारे में बात किया, देखिए फ्रांस की क्रांति में सेनापति के रूप मुख्य रूप में देखिए इनको याद किया जाता है। तो ये फ्रांस देश से संबंधित है, किस देश से, फ्रांस देश से। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। सेकंड प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। गैरीबाल्डी, बिस्मार्क, नेपोलियन, मैजिनी। तो देखिए जर्मनी के एकीकरण में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो बिस्मार्क का सबसे बड़ा योगदान था, ठीक है। और याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों का। और बिस्मार्क देखिए क्या था, शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री के तौर पर एक तरीके से बात होती है यहाँ पर। तो ये जो बिस्मार्क है, ये व्यक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए जब हिंदी में आप पढ़ते हैं, तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़े। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात हो रही है। अवज्ञा, आज्ञा का उल्टा क्या होता है, अवज्ञा होता है। तो यहाँ पर अवज्ञा की बात हो रही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था, 1920 में, 1930 में, 1927 में, 1924 में। तो डिस्कशन देखिए यहाँ पर बात हो रही है सविनय अवज्ञा आंदोलन की। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में अगर बात किया जाए तो देखिए सरकार की आज्ञा का पालन न करना। सविनय अवज्ञा, अवज्ञा का मतलब होता है आज्ञा का पालन न करना। कब चलाया गया था, तो देखिए जब दांडी मार्च किया गया था, यानी 24 अप्रैल 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। देखिए जब गांधी जी नमक आंदोलन प्रारंभ किए थे, चालू किए थे, तो उन्होंने क्या किया, देखिए ब्रिटिश के खिलाफ जब उन्होंने काम किया हुआ था, तो उसके बाद तुरंत उन्होंने फिर क्या किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ कर दिए थे फिर वो, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है यहाँ पर 1930, यहाँ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वंदे मातरम गीत की रचयिता कौन है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है, इनको तो जानते ही हैं आप लोग, बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। और जो जनगण मन की बात होती है तो उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी का नाम आता है। लेकिन यहाँ प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है वंदे मातरम के बारे में, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। किस देश में भयानक आलू का अकाल पड़ा था। देखिए इंग्लैंड, आयरलैंड, फ्रांस, इटली। तो ये जो अकाल की बात थी ये आयरलैंड में, यानी आयरलैंड में जो था वो भयानक आलू का अकाल पड़ा था। और ये अकाल जो पड़ा हुआ था सन 1845 में था। कब था डिस्टेंस, 1845 में था। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल पर यह पैमाने प्रभावित किया था, यानी यहाँ पर आयरलैंड को 1845 में जो ये हुआ था भयानक आलू का अकाल, ये बहुत बड़े पैमाने पर क्या किया, कई सालों तक वहां की होने वाली आलू की फसल को समझ लीजिए बर्बाद कर दिया था। तो ये अकाल कब पड़ा था, 1845 में आयरलैंड में, ठीक है। छठवें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर तो कपास की खेती के लिए यानी सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी मिट्टी है। तो यहाँ पर देखिए मुख्य रूप से जो मिट्टी है सबसे महत्वपूर्ण है वो काली मिट्टी है। कहाँ पर है, कौन सी है, काली मिट्टी। और जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है वो कपास का उत्पादन गुजरात राज्य से होता है। क्यों होता है, क्योंकि भाई वहां पर काली मिट्टी की बहुलता है, तो इसलिए यहाँ पर गुजरात जो होता है वो कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर रबी की फसल में। रबी की फसल कौन कौन सी है, चना, चावल, ज्वार, कपास। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जैसे ये चना हो गया, चना को हम लोग बोलते हैं रबी की फसल बोलते हैं, ठीक है ना। कब बोलते हैं, रबी की फसल। देखिए रबी की फसल का मुख्य रूप से क्या होता है, अक्टूबर नवंबर के महीने में इसको बोया जाता है। अब देखिए धानों की कटाई जब हो जाएगी तो ये रबी की फसल स्टार्ट होगी, सीजन अब चालू होने वाला है। तो अक्टूबर नवंबर के महीने में बोया जाता है इसको, ठीक है ना। और मुख्य फसलों में अगर कहा जाए तो गेहूं हो गया, जौ हो गया, आलू हो गया, चना हो गया, मसूर हो गया,
मटर व सरसों की बात हो गई, तो इन सभी को हम लोग रबी की फसल में ही रखते हैं। यानी यहाँ पर आपका चना दिख रहा है, तो चना ये प्रश्न, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सातवें का विकल्प नंबर अ जो होगा करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में जब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, तो भारत में आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये तो किसी को बताने की जरूरत है नहीं, आप लोग आंख मूंद के तुरंत कृषि को मार दीजिएगा। मुंबई हाई का संबंध किससे है? मुंबई हाई का संबंध किससे है? तो लिसन देखिए, मुंबई हाई का जो संबंध है वो मुख्य रूप से क्या है? खनिज तेल के लिए है। यह मुख्य रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण बात। देखिए, मुंबई हाई के बारे में बात करें तो पेट्रोलियम जमा किया जाता है यहाँ पर मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो, और भारत के तेल और प्राकृतिक गैस के बारे में देखा जाता है यहाँ पर नियंत्रित होता है, और ये तेल उत्पादन के मामले में लेकर है, और खनिज तेल में हम लोग इसको रख सकते हैं। खनिज तेल आपका जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? देखिए दोस्तों, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में हम लोग बात करें तो देखिए, नेशनल हाईवे जो आप लोग का ये 44 है, ये जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, और भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो ये है कहाँ से कहाँ तक, तो ये देखिए उत्तर में जो श्रीनगर है, यानी भारत के मैप में जब देखेंगे श्रीनगर जब मिलता है ऊपर, यानी जम्मू कश्मीर की राजधानी जो श्रीनगर की जो बात होती थी, जिसको अब श्रीनगर और लेह में तोड़ कर दिया गया ना, लद्दाख और लेह जो श्रीनगर के रूप में। तो देखिए श्रीनगर से आरंभ होकर देखिए दक्षिण में कन्याकुमारी, जब हम अपने यहाँ पहुंचते हैं तो यहाँ पर कन्याकुमारी में जब मैप के बाद केरल और तमिलनाडु होता है, तो वहां पर देखिए ये मुख्य रूप से कन्याकुमारी था, यानी यहाँ पर पूरा चीजें पूरा घूमते घामते जो अपना आ रहा है। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? नेशनल हाईवे 44 है, और कहाँ से कहाँ तक है? तो ये है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। ठीक है, बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है? देखिए दोस्तों, तो पहले तो बेल्जियम का पूरा नाम याद रखिएगा, किंगडम ऑफ बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम का कभी कभी पूछ देता है कि बेल्जियम का पूरा नाम बताइए, तो किंगडम ऑफ बेल्जियम जो है वो बेल्जियम का पूरा नाम है। और ये उत्तर पश्चिमी देखिए यूरोप में है। किस महाद्वीप में? यूरोप महाद्वीप में है। अगर यूरोप महाद्वीप के अंदर अगर जानने का प्रयास करेंगे तो उत्तर पश्चिमी यूरोप में है, यानी बेल्जियम जो है यूरोप के उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर है। ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न मैं आप लोग को बता रहा हूँ, और मैं इन्फॉर्मेशन जो दे रहा हूँ मैं आप लोग को बहुत गहराई में लेके जा रहा हूँ, चीजें थोड़ा सा बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों से पेपर कठिन थोड़ा बना, डीपली बना, तो आप लोगों को पेपर को करने में कोई दिक्कत विशेष नहीं होनी चाहिए, और डीजे सच के रहते तो आपको कभी बिल्कुल भी थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। तो लिसन इसी बात पर कर दीजिए इस क्लास को अपने क्लासमेट पर शेयर, इस सेशन को, और थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके तो अपने पास रख ही लीजिए। ठीक है डिस्टेंस, क्योंकि ये केवल आपको 9-10 की बात नहीं बल्कि 11-12 का के लिए और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चैनल बन जाता है आप सभी लोगों के सहयोग से, समर्थन से, और उसके साथ ही साथ आगे आने वाले जो बीए में आप कर रहे, बीएससी कर रहे, तो हर जगहों पर ये आपको मतलब कम्पिटिटिव एग्जाम में भी लाभ देने वाला चैनल ही है, और वो भी बिल्कुल फ्री में, कुछ एमबी खर्च करके। तो अब क्या चाहिए आप लोगों को? देखिए, जब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर भारत में कुल कितने संघीय राज्य है? डिस्टेंस तो 27, 29, 28, 30। तो देखिए यहाँ पर डिस्टेंस जो राज्यों की संख्या है वो है टोटल आप लोगों का 28 है। और केंद्र शासित राज्यों के बारे में बात किया तो 8 जो होते हैं आपके केंद्र शासित राज्य हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा आप लोगों का। लोकतंत्र में जवाबदेह तथा उत्तरदायी सरकार वह होती है जो उत्तरदायी होती है। तो भाई जाहिर सी बात है, जनता द्वारा जनता के लिए शासन, अब्राहम लिंकन का इतना महत्वपूर्ण ये कथन है, ये नागरिकों के प्रति यानी जनता के प्रति उत्तरदायी मुख्य रूप से होता है यहाँ पर। ठीक है, जब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, समकालीन विश्व में शासन प्रणाली में लोकप्रिय कौन है? तो यहाँ पर देखिए, इस समय जो लोकतंत्र ये सबसे ज्यादा चर्चा में बात है। ये लोकतंत्र में मुख्य रूप से जो हम समकालीन विश्व में शासन प्रणालियों के रूप में मुख्य रूप से हम लोग इसको शामिल करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार देखिए कुल साक्षरता दर कितना है? तो 74.04, यानी जनगणना जो है 2011 के अनुसार अगर देखा जाए तो 74.04% जो था वो टोटल था कुल साक्षरता। इसमें जो जेंट्स के बारे में लोग बात करें तो वो 10% इंक्रीज था इन कंपेरिजन टू महिलाओं के। तो यहाँ पे 82 और 65 ये मान सकते हैं हम लोग कि ये जेंट्स का था और ये आपका लेडीज था। जब ये रेशियो निकालेंगे तो आपका ये आएगा। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो देखिए यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है ये। ठीक है, यूएनडीपी के द्वारा। अब मैंने आपको एक और सेशन में बताया हुआ था यूएनडीपी का फुल फॉर्म, तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा इसके बारे में। निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखिए, निजी क्षेत्र अगर कोई होता है या कोई निजी काम जो स्टार्ट होता है, बिजनेस वगैरह के बारे में लोग बात करें तो देखिए मुख्य रूप से उनका उद्देश्य जो होता है वो लाभ कमाना होता है। आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुआ था सन 1991 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है ये सब आप लोगों के एग्जाम में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? ये चालू किया गया था सन 1986 में। जब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर, 1986 में जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ये जो है मुख्य रूप से आप लोगों का जेनेवा में ये है, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका। तो यहाँ पर जेनेवा इस प्रश्न का जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अति लघु उत्तर प्रश्नों की श्रृंखला में इन प्रश्नों को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए इन प्रश्नों को।
और जिन प्रश्नों में आपको दिक्कत होता है मैं निश्चित तौर पर उनका डिस्कशन आप लोगों के साथ करूंगा। और इस आप ये प्री बोर्ड पेपर को पूरा देख लीजिएगा अच्छे से और इसे पूरा कर लीजिएगा अच्छे से तैयार। और डिस्कशंस इन सभी प्रश्नों का जो है कर लीजिएगा अच्छे से तैयारी और इसे पूरा तैयार कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत। माय सिस्टर इज कमिंग हियर। कम हियर हुई ना, क्या हुआ सर विशाल से बोलिए।